Welcome to Garima GRS Education. अब मैं थोड़ा सा आपके एएम में और आगे बढ़ूंगा। अभी मेरा एम्प्लीट्यूड मॉड्यूलेशन यानी कि आपका सेकंड चैप्टर ही चल रहा है, तो इसमें अभी थोड़ा सा और आगे बढ़ूंगा ना। तो अब आपने जितने भी सारे सिग्नल देखे, मैंने जितने भी सारे सिग्नल बनाए, आपको ध्यान होगा, मैं आपको एक बार और दिखाता हूँ। मैंने ये कभी मैसेज सिग्नल को ऐसे बनाया था, और मैं इसमें कैरियर को दिखाना चाहूंगा। ये मेरी कोसाइन फंक्शन था। मैंने एस ऑफ टी को भी बना के दिखाया था आपको कि अगर ऐसा है तो ये एंगल क्रिएट होता था, और यहाँ पर ऐसे करके। तो जितने भी अभी तक चीजें देखे, वो सारे टाइम के फंक्शन थे। आपने देखा कि यहाँ टी लिखा था, यहाँ टी लिखा था। जितने भी मेरे फंक्शन थे अब तक, सारे टाइम के ही फंक्शन थे। इसका मतलब है कि मैंने जितनी भी अभी तक कैलकुलेशन किया, जितनी भी जानकारी प्राप्त करी है, वो केवल एक टाइम फंक्शन की बात करी है। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि कम्युनिकेशन में, स्पेशली कम्युनिकेशन में, टाइम डोमेन के साथ साथ आपको फ्रिक्वेंसी डोमेन का भी बड़ा ही ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि आपने देखा कि हाई फ्रिक्वेंसी का सिग्नल होना जरूरी है, यानी कि फ्रिक्वेंसी को इंट्रोड्यूस करना पीसीई में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए एएम में अभी तक हमने जो टाइम डोमेन में बात करी है, उसको थोड़ा सा ना फ्रिक्वेंसी डोमेन में भी ट्रांसफर करते हैं, तो आपको अच्छा लगेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपसे यहाँ बात करूँ कि फ्रिक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ एएम। फ्रिक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ एएम, और यहाँ पर लिख सकते हैं हम थोड़ा, एंड बैंडविड्थ। बैंडविड्थ के बारे में भी जानकारी करेंगे, फिलहाल आपको बस ऐसे समझ सकते हैं। तो फ्रिक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन करना है मुझे। तो फ्रिक्वेंसी टाइम डोमेन से फ्रिक्वेंसी डोमेन में जाने के लिए मैं पीसीई में फोरियर ट्रांसफॉर्म का यूज करूंगा। आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म आना चाहिए, क्योंकि आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो। फोरियर ट्रांसफॉर्म आपने पढ़ा होगा, कोसाइन फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म आपने पढ़ा होगा। लेकिन अ, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप कुछ स्टैंडर्ड याद रखने पड़ेंगे कोसाइन फंक्शन। तो देखिए, फ्रिक्वेंसी डोमेन का रिप्रेजेंटेशन करना है, तो मुझे फ्रिक्वेंसी डोमेन का रिप्रेजेंटेशन करना हो, कोई भी करना हो, तो मैंने आपको बताया था कि एएम में सबसे ज्यादा जरूरी है कि उसके स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन अगर आपको याद है, तो आप बहुत ही ज्यादा बेनिफिट करेंगे। तो मैं उसका स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन फिर से लिखता हूँ। एस टी इज इक्वल टू ए सी वन प्लस ए एम टी कॉस ओमेगा सी टी। अगर मैं इसको लिखने में कामयाब होता हूँ तो मेरी काफी समस्या सॉल्व होगी। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अभी आपको पता है कि मैं ज्यादा कैलकुलेशन के लिए मैं एम ऑफ टी को भी ए एम कॉस ओमेगा एम टी से डिनोट कर सकता हूँ। इसका मतलब मैं अगर एस ऑफ टी को दोबारा से लिखूं तो वो लिखा जाएगा ए सी वन प्लस ए एम कॉस ओमेगा एम टी और कॉस ओमेगा सी टी। मैंने बस यहाँ पर एम टी की वैल्यू को पुट कर दिया है। इतने को आप जानते हैं, या तो एम ए लिख दो या म्यू लिख सकते हैं। मैं एम ए लिखता हूँ, आप अगर आपकी बुक पे अगर इसे मैक एम म्यू लिखते हैं तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। मैं अगर एस ऑफ टी को फिर से लिखना चाहूँ तो इसको मैं अंडर मल्टीप्लाई करके भी लिखूंगा साथ में, तो ये हो जाएगा ए सी, और ये कॉस ओमेगा सी टी इसमें और मल्टीप्लाइड है। ए सी कॉस ओमेगा सी टी प्लस ए सी एम ए कॉस ओमेगा एम टी कॉस ओमेगा सी टी। देखिए, आपने जो फॉर्मूला पढ़ा होगा फूरियर ट्रांसफॉर्म का, जब आप फूरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ रहे होंगे तो वो कॉस का पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर दो कॉस के टर्म है। तो आप जानते हैं कि ये इसको बड़े आसानी से मैं एक टर्म में क्रेडिट कर सकता हूँ, या एक एक में क्रेडिट कर सकता हूँ। ए सी कॉस ओमेगा सी टी प्लस ए सी एम ए को मैं कॉमन ले लूँ, अपॉन में टू कर लूँ, और इसको मैं टू कॉस ए कॉस बी की फॉर्म में लिख लूँ। टू कॉस ओमेगा एम टी और कॉस ओमेगा सी टी। तो मैं एस ऑफ टी की वैल्यू लिखूँ तो वो लिख जाएगी ए सी कॉस ओमेगा सी टी प्लस ए सी एम ए अपॉन टू। टू कॉस ए कॉस बी का मतलब है कॉस ए प्लस बी, यानी कॉस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम। और इसको मल्टीप्लाई भी करूंगा तो मैं लिख लूंगा इसको प्लस ए सी एम ए अपॉन टू कॉस ओमेगा सी माइनस ओमेगा। ये आप देख रहे होंगे ब्रैकेट से बाहर है, इसलिए मैंने जब ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको लिख सकते हैं। आप देख रहे होंगे मैंने ओमेगा एम और ओमेगा सी में ओमेगा सी को पहले ले लिया, ओमेगा एम को बाद में ले लिया, क्योंकि आप इसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि ये मल्टीप्लाई नहीं होगा। इससे आसानी मिलती है, बस इसीलिए मैंने इसको चेंज कर लिया। तो अब आप देखेंगे कि मैंने
अभी क्या करा है कि अब मेरे पास जितने भी टर्म्स हैं वो सारे फ्रिक्वेंसी के टर्म्स मैं देख पा रहा हूँ आसानी से। देखिए ये कैरियर फ्रिक्वेंसी का टर्म है, इसमें कैरियर और मैसेज दोनों ही टर्म है, इसमें भी कैरियर और फ्रिक्वेंसी के दोनों ही टर्म है। इसका मतलब ये है कि मैं अब इसका फ्रिक्वेंसी का रिप्रेजेंटेशन आसानी से कर पाऊंगा। तो मैं इस वाले एक्सप्रेशन को यहाँ पे आपको ना पहले ये पता होना चाहिए कि कॉस ओमेगा सी टी का पूरे ट्रांसफॉर्म क्या होता है। अगर आपको ये नहीं पता है तो आपको ना इसको याद कर लेना चाहिए, ये काफी काम आएगा। ये होता है डेल्टा डेल। मैं इसको ना और भी अच्छे से लिख सकता हूँ, आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। इसको मैं लिखूँ कॉस ओमेगा सी टी की जगह मैं लिख दूँ 2 पाई एफ सी टी। तो मैं इसको लिखूंगा तो डेल एफ प्लस एफ सी प्लस डेल एफ माइनस एफ सी वन होगा। तो ये आपका ना पूरे ट्रांसफॉर्म होता है। ये आप समझ लेंगे ब्रैकेट की इतनी सारी चीजें। तो अगर मैं इसको और भी अब आपको इसको समझ में आ गया होगा, मैं इसको थोड़ा सा लिखूंगा। ये कॉस ओमेगा सी टी को अगर मैं लिखना चाहूँ तो 1/2 डेल एफ प्लस एफ सी प्लस डेल एफ माइनस एफ सी। हाँ तो इसको मैं इसको ओमेगा सी में लिख सकता हूँ। तो ये मेरा पूरे ट्रांसफॉर्म होता है। इसको मैं बराबर नहीं लिखूंगा, इसको मैंने यहाँ ऐसे लिखना पड़ेगा फोरियर ट्रांसफॉर्म। इसको मैं बराबर नहीं लिखते, मैं लिखूँ फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो क्या है कि अगर आपको ये याद है तो आपको बड़ी आसानी रहेगी। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि आप ये देख लीजिए, अगर इसका फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट एफ सी है तो एक उसका इम्पल्स मिलेगा एफ सी प्लस पर एफ एफ प्लस एफ सी पर, और एक दूसरा कंपोनेंट मिलेगा एफ माइनस एफ सी पर। ये आपका वो 1/2 के साथ ही आपको फ्री ट्रांसफॉर्म है। इसको आप याद रखेंगे तो काफी अच्छा रिजल्ट। तो ये आपको याद हो गया होगा, ये आप नोट कर लेंगे। अब मैं अपने इस इक्वेशन पे आता हूँ। मैं ना इस इक्वेशन यहाँ से मिटा देता हूँ, ये वाली इक्वेशन को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब मैं इसकी बात करता हूँ, AC कॉस ओमेगा सी टी। तो देख रहेंगे इसमें तो सीधे से ओमेगा सी टी को ही ब्रेक करना है मुझे। तो मैं अगर यहाँ लिखूँ एस ऑफ टी इक्वल टू, ये हो जाएगा AC डिवाइड बाई टू, क्योंकि फॉर्मूले 1/2 होता था। अब मैं इसको लिखूंगा, मेरा एक फंक्शन मिलेगा, डेल्टा फंक्शन मिलेगा, यानी मेरा इम्पल्स फंक्शन मिलेगा एफ प्लस एफ सी पर। एक मिलेगा मुझे इम्पल्स मिलेगी एफ माइनस एफ सी पर। तो दो तो मुझे ये मिल गए, और उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, उसका एम्पलीट्यूड AC डिवाइड बाई टू होगा। तो ये मुझे दो चीजें मिल गई फोरियर ट्रांसफॉर्म से। अब मैं अगला फोरियर ट्रांसफॉर्म देखता हूँ, ये वाला। अब आप इसमें देख रहे होंगे कि ऑलरेडी AC एम ए डिवाइड बाई टू था, यानी कि मैं यहाँ लिखूंगा AC एम ए डिवाइड बाई टू तो ऑलरेडी ही था हमारा, और मुझे अपॉन में टू और मिलता है इसके फोरियर ट्रांसफॉर्म के बाद। तो मैं अपॉन में टू और कर दूं, यानी कि अगर मैं इसको लिख दूं एक साथ तो टू टू जा फोर लिख दूंगा। ठीक है। अब क्या करना है, अब आप देखिए कॉस थीटा है, या मैंने इसमें लिखना भूल गया हूँ, टी है, ये भी टी है, ये कॉस ओमेगा टी है। और मैं कॉस ओमेगा टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म तो बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। उसका मतलब मैं अगर इसे लिखूँ तो डेल्टा एफ प्लस एफ सी, यानी कि ये कॉस ओमेगा सी टी की था, यानी कि ओमेगा सी टी की फ्रिक्वेंसी ये अलग फ्रिक्वेंसी, ओमेगा सी टी की फ्रिक्वेंसी ऐड होती है, ओमेगा सी टी की फ्रिक्वेंसी घटाई जाती है। इसका मतलब यहाँ ओमेगा सी टी की जगह क्या है, ओमेगा सी प्लस ओमेगा है, यानी कि मैं इसको जोड़ूंगा तो ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम। और मैं इसको लिखूँ प्लस डेल्टा एफ माइनस ओमेगा सी माइनस को। आप जानते हैं ओमेगा सी को मैं यहाँ से एफ सी में लिख सकता हूँ, एफ सी लिखूंगा, और मैं इसको एफ एम लिख दूंगा। इसको भी मैं एफ सी लिख लूंगा, और इसको भी एफ एम लिख लूंगा, क्योंकि मैंने अभी आपको पूरे ट्रांसफॉर्म के बारे में बताया। ठीक है, ये हो गया। अब मैं इस नीचे वाले का भी करना चाहूंगा, नीचे वाले का भी सेम आएगा, क्योंकि बस इसमें ये माइनस है, इसको क्लियर करना है मुझे, यानी कि ए सी एम डिवाइड बाई फोर डेल, सॉरी इम्पल्स फंक्शन आएगा यहाँ पर एफ प्लस एफ सी माइनस एफ एम, पहला इम्पल्स यहाँ पर आएगा, प्लस डेल इम्पल्स फंक्शन मिलेगा दूसरा मुझे एफ माइनस एफ सी प्लस एफ एम।
ऐसे आप अपने आप निकाल के देखेंगे, अपना कैलकुलेशन करेंगे तो आपको ये अच्छा लगेगा। क्योंकि यहाँ पर मैं थोड़ा-सा कुछ स्टेप स्किप कर देता हूँ। बोर्ड की भी कमी है थोड़ा-सा, इसलिए मैं उसको स्किप कर देता हूँ। आप अपने आप से निकालेंगे, आपको समझ में आएगा। मैं 1 या 2 स्टेप ही मिस करता हूँ, जैसे कि मैंने माइनस से मल्टीप्लाई करके माइनस और प्लस को कर लिया। ठीक है, तो अब आपको ये फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है, यानी कि ये मेरा फ्रीक्वेंसी डोमेन है। इसमें देखिए आप सारा फ्रीक्वेंसी ही नज़र आ रही होगी आपको। तो मैं अगर इसको अगर मैं इसको ग्राफ में प्रदर्शित करना चाहूँ, तो देखिए जरा मैं इसका ग्राफ बनाना चाहता हूँ। ये जो इसमें सारी फ्रीक्वेंसी दिख रही है, इसको मैं ग्राफ की तरफ में प्लॉट करना चाहता हूँ। तो देखिए कैसे करेंगे। देखिए एक ना मेरा टर्म है जो फ्रीक्वेंसी की टाइम लाइन पे है, और फ्रीक्वेंसी में एक एफ सी पर टर्म है, प्लस एफ सी पर टर्म है। क्या है, ए सी डिवाइड बाई टू। यानी मैं एक टर्म बनाऊंगा, तो मुझे इम्पल्स मिलेगा ए सी डिवाइड बाई टू। कहाँ पर है मेरा, एफ सी पर। देखिए अगर किसी की भी, अगर आपको पता करने की वो कहाँ पर है, तो उसको इक्वल से जीरो कर दो। यानी कि एफ प्लस एफ सी को मैं अगर जीरो पुट कर दूँ, तो एफ की वैल्यू आ जाएगी माइनस एफ सी पर। तो मेरा जो पहला इम्पल्स है वो माइनस एफ सी पर मिलेगा, ना कि प्लस एफ सी पर। तो इस बात का भी आप क्लियर करेंगे। तो मैं अगर इसको बनाऊंगा, तो मुझे यहाँ एक इम्पल्स मिलेगा, इसकी वैल्यू ना ए सी डिवाइड बाई टू मिलेगा, और ये माइनस एफ सी पर मिलेगा। यानी कि जो पहला वाला टर्म है वो मेरा ये टर्म है। अब मैं दूसरे वाले टर्म को देखूँ, इसका मतलब मैं क्या दूंगा, एफ माइनस एफ सी इक्वल टू जीरो। यानी कि एफ इज इक्वल टू एफ सी पर। यानी एफ इक्वल टू एफ सी पर मेरा क्या, कौन सा इम्पल्स है, ए सी डिवाइड बाई टू इम्पल्स है। अब ऐसे में आगे की फ्रीक्वेंसी को मैं निकाल सकता हूँ। यानी कि मैं निकालूँ एफ प्लस एफ सी प्लस एफ एम इक्वल टू जीरो पुट करूंगा, तो एफ की वैल्यू आ जाएगी माइनस एफ सी माइनस एफ एम। यानी कि पहले मुझे माइनस एफ सी चलना है, फिर उसके बाद माइनस एफ एम चलना है। यानी कि मैं माइनस एफ सी से कहाँ से चलूँ, माइनस एफ सी में यहाँ आ गया, माइनस एफ एम और मुझे और चलना है। यानी कि माइनस एफ सी माइनस एफ एम पर मुझे क्या मिल रहा है, एक ए सी एम ए डिवाइड बाई फोर मिल रहा है। यानी मैं लिखूंगा ए सी एम ए डिवाइड बाई फोर। ठीक है, ये आपका तरीका है, आपका तरीका काफी अच्छा काम आएगा। और ये इसमें मैं देखूंगा ये दोनों माइनस है। यानी कि मैं अगर एफ फिजिकल टू लिखना चाहूँ, तो एफ सी प्लस एफ एम। एफ सी प्लस एफ एम को मुझे क्या मिलेगा, एक ए सी एम ए डिवाइड फोर। यानी एफ सी तो मेरा यार मेरा एफ सी प्लस एफ एम, थोड़ा सा और आगे जाऊंगा, यहाँ पर मिल जाएगा मुझे एफ सी प्लस एफ एम। इसकी वैल्यू क्या है मेरी, ए सी एम डिवाइड बाई फोर। इतना आपको समझ में आ गया। अब आपको ये वाला ढूंढना है। अब मैं इसको यहीं पर कर देता हूँ, आप ध्यान रखेंगे। तो अगर मैं इसको एफ की वैल्यू निकालूंगा, तो ये हो जाएगा माइनस का तो एफ सी हो जाएगा, लेकिन एफ एम प्लस का हो जाएगा। माइनस का एफ सी, तो माइनस का एफ सी यहाँ पे आ गया, एफ एम आगे बढ़ना, मुझे यहाँ पे आगे बढ़ना है, मैं एफ एम ध्यान, यानी मैं इसको लिखूंगा ए सी एम ए डिवाइड बाई फोर, ये माइनस एफ एम माइनस एफ सी प्लस एफ एम। अब मैं इसको हटाता हूँ, अब मैं इस वाले को कंसंट्रेट करूंगा, तो यहाँ से मैं अगर एफ की वैल्यू निकालना चाहूँ, तो एफ सी तो प्लस का आएगा, लेकिन माइनस का एफ एम आएगा। यानी एफ सी प्लस का तो ये रहा, माइनस का एफ एम मतलब पीछे एफ एम। तो ये एक इम्पल्स मिलेगा, ये एफ सी है माइनस का एफ एम के साथ मिलेगा। इसकी भी वैल्यू क्या है, ए सी एम ई डिवाइड बाई फोर। अब मैं इसको हटा देता हूँ। अब आपको देख लिख कर ये पता लग रहा होगा, अब आप अच्छी तरीके से इसको देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंटेशन क्या, मैंने एएम एएम की एक स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन लिया। स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन में मैंने केवल एमटी की वैल्यू रखी, और मैंने फूरियर ट्रांसफॉर्म लगा दिया। फूरियर ट्रांसफॉर्म को मैंने आपको बता दिया, वो आप याद कर सकते हैं अगर आपको नहीं आता तो। ये इतना सारा मेरा उसका फ्रिक्वेंसी डोमेन का इक्वेशन आया था। इसके बाद मैंने इसको ना ग्राफ के रूप में प्रेजेंट कर दिया। इसमें अगर फ्रिक्वेंसी ले लूँ, ये एस ऑफ टी है मेरा, तो आप इसमें हर पॉइंट को जीरो पुट कर कर उसको वैल्यू पता कर सकते हैं, वो उसकी वैल्यू कहाँ एग्जिस्ट कर रही है। तो मेरा एक इम्पल्स यहाँ आया, एक इम्पल्स एफ सी पर आया माइनस पे, एक एफ सी माइनस प्लस एम, एक एफ सी प्लस एम माइनस एफ एम एफ सी पर, एक एफ सी प्लस एफ एम। ये मेरे इतने सारे इम्पल्स मुझे मिल गए। तो ये आपका क्या है कि ये ए एम था आपका फ्रिक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो अगर, और मैंने उसमें एक बैंडविड्थ और लिखा था, बैंड डब्ल्यू आई डी टी एच। बैंडविड्थ कैसे ज्ञात करते हैं, ये वाला अपर हो गया, ये वाला लोअर हो गया। तो बैंडविड्थ निकालने के लिए मैं क्या करूंगा कि आपके पास एक ये वाली एक्सिस है जो नेगेटिव साइकिल की है, और एक ए एक्सिस है जो पॉजिटिव पॉजिटिव में है। तो मैं क्या करूंगा कि पॉजिटिव में ये आपका यू, ये एफ यू है, और ये एफ एल है। मतलब मैं आपको इसको समझाना चाहूंगा कि ये अपर बैंड है फ्रिक्वेंसी का, और ये लोअर साइड बैंड है या लोअर बैंड है। अगर देखिए किसी की ब्रेड्थ निकालनी हो, तो आप क्या करते हैं, ब्रेड्थ निकालनी हो, जैसे मान लो ये आपका एक वायर है, ये एक रास्ता है, और ये दो है, और ये 4 किलोमीटर का रास्ता है, और ये
4 नहीं, यहाँ से आप 5 किलोमीटर लीजिए, ये 2 किलोमीटर, ये 0 किलोमीटर। अगर मुझे उसकी विड्थ निकालनी हो तो मैं क्या करूँगा? सीधी सी बात है, मैं 5 - 2 कर दूंगा और मुझे यहाँ से 3 किलोमीटर की विड्थ नजर आ जाएगी। इसका मतलब ऐसे ही है कि अगर मेरे पास ये लोअर बैंड और ये हाई अपर बैंड है तो मैं क्या करूँगा, अपर बैंड में से यानी कि एफ यू में से अगर एफ एल घटा दूँ तो मुझे बैंड विड्थ अवश्य मिल जाएगी। इसका मतलब बैंड विड्थ को निकालूं तो एफ यू मेरा है एफ सी प्लस एफ एम और माइनस एफ सी माइनस एफ एम। अगर मैं माइनस करूंगा तो प्लस हो जाएगा, एफ सी से एफ सी कैंसिल हो जाएगा, तो बैंड विड्थ जो आएगी वो आएगी 2 एफ एम। तो आपको ये बड़े ही ध्यान रखने की बात है कि जो बैंडविड्थ होती है एएम की वो 2 एफएम होती है। और ये क्वेश्चन भी एमसीक्यू में आने की बहुत संभावना है। अगर आप देखिए इस वाले आपने नेगेटिव आपने पॉजिटिव एक्सिस से बात निकाली है, इसको आप नेगेटिव एक्सिस से भी निकाल सकते हैं, इसको भी निकालते हैं। देखिए इसका अपर बैंड क्या है, इसका अपर बैंड ये है और इसका लोअर बैंड ये है। तो मैं अपर एफ सी प्लस एफ एम माइनस एफ सी प्लस एफ एम, एफ सी से एफ सी कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा 2। तो बैंडविड्थ क्या आ जाएगी 2 एफएम। तो इस वाले स्पेक्ट्रम से भी मुझे 2 एफएम मिल रही है और इस वाले स्पेक्ट्रम से भी 2 एफएम मिल रही है। तो आपकी इच्छा है कि आप किससे निकालना चाहते हैं, तो ओवरऑल जो आपकी बैंडविड्थ आएगी वो 2 एफएम ही है। तो आपको ये एएम में ये फ्रिक्वेंसी डोमेन का रिप्रेजेंटेशन है उसका एएम का, और फ्रिक्वेंसी डोमेन में एएम को आपके बाद आपने एएम के बारे में पूरा डिस्कशन कर लिया, उसके बाद आपने बैंडविड्थ को भी निकाल लिया, बैंडविड्थ उसकी 2 एफएम होती है। अब इसको ही आप ध्यान रखें कि बैंडविड्थ 2 एफएम होती है, आगे इसके फर्दर और स्टडी करेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा। आपको कोई भी अगर समस्या है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें, जिससे कि हमें पता लगे कि आपको क्या समस्या आ रही है, क्योंकि आप हम वर्चुअली कनेक्टेड हैं तो इसलिए हम आपको सीधे कनेक्शन में नहीं आ सकते। तो जो भी बात है अगर आपको कोई इसमें समझ में नहीं आता है किसी पॉइंट पे तो आप उसको नोट करके आप कमेंट में डाल सकते हैं कि इतने मिनट पे आप मैं समझ में नहीं आया। आप लाइक करें और शेयर करें, आप अपने दोस्तों को शेयर करें, उनको भी इससे नॉलेज मिले। और Thank you.